डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ अपडेटेड रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल और प्रेस करें बेल आइकन। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम बदलता दौर में। आज प्रोग्राम बदलता दौर में एक अहम टॉपिक के पर हम बात करेंगे, एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी के साथ, अमूमन जैसा हम हर रविवार करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत खास हैं, लेकिन आज हम आपको बता दें कि आज इस शो में हम बात करेंगे डीक्रिमिनलाइजेशन क्या होता है। आरपीडी एक्ट में जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी, जिसे बाद में विड्रॉ कर लिया गया, आखिर प्रपोज करने का मकसद क्या था, अगर उसे अमेंड कर दिया जाता तो क्या होता, और अब नहीं किया गया है तो इन सेक्शंस का क्या हमारी जिंदगी में लेना देना है, इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज को समझाने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास एक्सपर्ट हैं। ये डिप्टी सीसीपीडी रह चुके हैं, डिसेबिलिटीज कमिश्नर दिल्ली रह चुके हैं, और बहरहाल अभी सीबीएम और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड है। हमारे साथ धारियाल सर हैं। धारियाल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अप्रिशिएट यू आर ज्वाइनिंग एंड ऑलवेज प्लेजर टू सी यू। माय प्लेजर। थोड़ा सा घटनाक्रम हम लिसनर्स के साथ शेयर कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। ठीक। 1 जुलाई को एमएसजेई ने एक नोटिफिकेशन निकाली जो 7 ऑर्गेनाइजेशंस को भेजी गई, जिसमें उन्होंने सुजेशंस मांगे कि गवर्नमेंट कुछ एक्ट्स को इकोनॉमी बूस्ट के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ एक्ट्स में चेंजेस चाहती है, माइनर ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज करना चाहती है। ये एपेक्स बॉडी जो इंडस्ट्रीज की है, CII, उसने ये सिफारिश की थी सरकार को। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, हालांकि आरपीडी एक्ट इसमें नहीं था, लेकिन एमएसजेई ने इसको लेके भी पहल की। जैसे ये नोटिफिकेशन आई, सेक्शन 89, 92 और 93 की बात होने लगी, और आरपीडी पास होने के बाद ये पहला मौका था जब इतने व्यापक तौर पर इस पर बात हुई। जैसे ये नोटिफिकेशन आई, कई लोगों ने इसका विरोध किया, कई इसके पक्ष में भी थे, इस पे ऊपर डिस्कशन हुई, लेकिन 10 तारीख तक सुजेशन मांगे गए थे, लेकिन 9 जुलाई को विड्रॉल कर लिया गया। कहा गया कि हम अमेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारी मात्रा में लोगों का ये मानना है इसे नहीं किया जाए। तो हमारा पहला तो जो प्लान हुआ था वो यही था कि हम इसके बारे में बात करेंगे धारियाल सर से कि कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पर अगर इवेंट होता। लेकिन क्योंकि अब ये पहले ही विड्रॉल कर ली गई है, तो हमने ये सोचा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि डीक्रिमिनलाइजेशन होता क्या है, ये माइनर ऑफेंस क्या है, ये 3 सेक्शंस क्या है, और इसके बारे में आप लोग को क्या क्या पता होना चाहिए और आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धारियाल सर, अब बात करते हैं। सबसे पहले हमारे लिसनर्स को आप ये बताएं कि डीक्रिमिनलाइजेशन जब गवर्नमेंट कहती है, और माइनर ऑफेंस पर्टिकुलरली, तो इसको आप कैसे समझते हैं? धन्यवाद दानिश जी। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या ये जो प्रपोजल था अमेंडमेंट करने का, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए, पर्टिकुलरली फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, या जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। वो इसलिए कि इतनी व्यापक स्तर पर कभी इसमें चर्चा नहीं हुई और होने की संभावना भी नहीं होती, और इसके ज़रिए लोगों को ये पता चल गया कि ये मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है और करेगा और करता, जैसे आपने बताया। तो इसलिए इसकी नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी। तो डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब है कोई हमारे स्टैट्यूट में, मेरे लॉ में प्रावधान है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा तो उसके लिए पेनल्टी है, पेनल्टी होगी, फाइन होगा या जेल होगी। तो वो व्यक्ति को जो ऑफेंस करता है उसको जेल होने की आवश्यकता न हो, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, उस ऑफेंस को कंपाउंड कर लिया जाए। कंपाउंड करने का मतलब है कि 2 पार्टीज जिसके खिलाफ वो ऑफेंस किया गया और जिसने ऑफेंस किया, वो दोनों आपस में ये सुलहनामा कर देते हैं कि भाई हम ये जो केस है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वो ख़त्म करने की कुछ शर्तें होंगी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे CRPC में 320, जो हमारा सेक्शन 320 CRPC का है, उसके तहत
कंपाउंडिंग हुआ करती है। और कंपाउंडिंग किन किन आईपीसी के धाराओं की होती है वो भी उधर उसमें बताया गया है कि एंड देन ये कंपाउंडिंग के केसेस बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने कंपाउंडिंग कैसे होगा उसका पूरा प्रिंसिपल्स उसके वो डिटेल बताया गया है। तो जी। ये तो हो गया मेरा डीक्रिमिनलाइजेशन, भाई क्रिमिनल ऑफेंस किया लेकिन जेल होने से बच गए, कोर्ट में जाकर के पूरी प्रोसीडिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहली केस खत्म कर दिया। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि जिसके खिलाफ वो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ बिना उसकी सहमति के ये कंपाउंडिंग नहीं हो सकता। फिर बात यह है कि भाई माइनर ऑफेंस, मेजर ऑफेंस, तो ये वाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला है कि वो हीनस क्राइम भी, तो मैं पढ़ रहा था कुछ जजमेंट्स को, कंपाउंड किए जा सकते हैं। ये तो होगी, इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो न हो इससे फर्क उतना नहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन थोड़ा सा लोगों को कंपाउंडिंग का आपने बहुत अच्छे से समझाया, पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग क्या होता है, क्योंकि गाँव में शहरों में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हम कहते हैं अभी राजीनामा हो गया, सुलहनामा कर लो आपस में बैठ के। जब 420 के केस में भी कहते हैं, डिवोर्स में भी कहते हैं कि भाई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लो। इवन राम मंदिर जैसे इशू में भी कहा गया कि आप कंपाउंडिंग कर लो, आप पार्टियां मिलके आपस में सेटलमेंट कर लो, एक कंक्लूजन पे आ जाओ। हाँ, उसका पर्पस जो बहुत सारे जजमेंट्स में शब्दों का प्रयोग जो कोर्ट्स ने किया है, उन्होंने ये बोला है कि साहब ये पब्लिक पीस, जो वॉरिंग जो या लड़ाई कर रहे दो पक्ष हैं उनके बीच में पीस हो और एमिकेबली कोई चीज़ सेटल हो जाए, उसमें दुश्मनी न बढ़े और एक ट्रैंक्विलिटी, किस तरह से हम ट्रैंक्विलिटी, एक शांति का माहौल पैदा करें। और ये केसेस से जनरली दो पार्टीज में ये पर्पज, उसका इंटेंशन ये है कि समाज में किस तरह से हम शांतिपूर्वक चीज़ों का निपटारा कर सकें। बिल्कुल। अब आते हैं आरपीडी एक्ट पे, तो आप हमें सबसे पहले एग्जांपल्स के साथ बताएं। मुझे लगता है कि अब आने वाले 5-10 साल के लिए आरपीडी एक्ट में और कुछ किसी को याद रहे ना रहे, लेकिन 89, 92 और 93 सबकी जुबान पे होगा। तो हमें एग्जांपल्स के साथ समझाएं कि 89, 92 और 93 क्या है, इसमें क्या सजा का प्रावधान है। ये मैं समझाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा जब से ये राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट को या ये कहें कि 1995 के एक्ट को पहले अमेंड करने का, देन उसके बाद उसको ये हुआ कि अमेंड करने से कुछ होगा नहीं, उसको नया एक्ट लाना पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्व था। शुरू से मैं इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जो भी कंप्लेंट्स दिव्यांग व्यक्तियों की, विकलांग व्यक्तियों की हैं, वो चाहे स्टेट कमिश्नर के पास आए, चीफ कमिश्नर के पास जाएं, या वो किसी कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, उनका निपटारा जल्दी से होना चाहिए, नंबर 1 जी। और ये स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर का जो इंस्टीट्यूशन है बनाने का मतलब ही यही है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, आज वकील हैं, कल कोई है, कोई एक्सपर्ट है, उस निर्भरता को कम से कम किया जाए। मतलब ये हुआ कि इनके लिए बहुत सारा जो औपचारिक जो एक कोर्ट का माहौल होता है, कोर्ट का नियम होता है, ये सब चीज़ होता है, और एक नौकरशाही हमारे जो देश में है जिसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, कम से कम ब्यूरोक्रेसी, कम से कम औपचारिकताएं हों और उनकी कंप्लेन को जितना जल्दी हो सके उसको निपटारा जाए। अगर हमने ये बोला कि 3 महीने के अंदर कोशिश करनी चाहिए, कि मैं कोशिश करूं कि उसको 1 ही महीने में कमिश्नर या चीफ कमिश्नर उसको, या अब स्पेशल कोर्ट होंगे तो वो उसको ये करें। और दूसरी बात एक ये है कि जो भी सामाजिक लाभकारी कानून होते हैं, मीन्स सोशली बेनिफिशियल एक्ट्स होते हैं, उनको उनकी जो प्रशस्ति है या उनकी व्याख्या जो है, हम बिल्कुल एक्सटेंसिव तरीके से करें, बृहद तरीके से करें। पर्पज ये होना चाहिए कि उस एक्ट
या उस प्रावधान से जिस उस व्यक्ति का, विकलांग व्यक्ति का फायदा जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं पहले देख लूं। तो उसको उस तरीके से किया जाए। और सुनवाइयाँ कितनी हों, कितनी बार सुनवाई की जाए, 10-10, 20-20 सुनवाई हो, उसका कोई फायदा नहीं है। ये केवल कमिश्नर के वहाँ ही नहीं है, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, स्पेशल कोर्ट, मैं तीनों की बात बोल रहा हूँ। तो उधर पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ सुनवाइयाँ हों। और क्योंकि मैंने देखा है, चाहे वो मेरे पास तो एज दिल्ली के स्टेट कमिश्नर के दौरान में बहुत सारे केसेस कोर्ट्स के भी आए, लोअर कोर्ट्स के, तहसीलदारी कोर्ट का मेरे पास केस था, 1.5 साल तक चलता रहा, वो ये कभी हो। तो हम ये बोलते थे कि भाई किसी भी केस में 1 या 2, अधिक से अधिक 3, उसका लॉजिक है क्यों 3, हियरिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हियरिंग की डेट 15-20 दिन में एक लगनी चाहिए ताकि 3 महीने के अंदर केस पूरा हो जाए। तो वो जो एक टैक्टिस हमारे वहाँ पूरा, ये तो पूरा रिफॉर्म की ज़रूरत है इसमें कोर्ट्स में। तो वाई शुड आई टेक सो मच टाइम टू dispose of a case? That's very important. Absolutely, जैसे yes, मैंने yes. एक सिस्टम निकाला था, जैसे अपना स्पेशल कोर्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को डेजिग्नेट करने के लिए दिल्ली में स्पेसिफाई करने के लिए मैं 1 साल तक चिट्ठियां लिखता रहा, ड्रीओ लेटर लिखा लॉ डिपार्टमेंट को और हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट से तो जवाब आ गया, लॉ डिपार्टमेंट से जवाब नहीं आया, काफ़ी डीओ लिखने के बाद भी नहीं आया। देन मैंने अल्टीमेटली एक शो कॉज कम हियरिंग नोटिस, कारण बताओ सह सुनवाई, उसमें बहुत सारे वकीलों ने, डिपार्टमेंट ने, या और भी केसेस में मैं करता था कि भाई आप कारण बताओ नोटिस भी यही है और सुनवाई के लिए कारण बताओ के बाद में आप ये बताएं, ये नोटिस के दौरान में अगर आपको 30 दिन का समय दिया है, 20 दिन का समय दिया, इस दौरान में ये काम कर देते हैं तो सुनवाई नहीं करूंगा, ऑर्डर पास कर दूंगा, केस बंद कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं करते तो इतनी तारीख को सुनवाई के लिए आ जाए। तो ये प्रावधान किया था। तो बल्कि इसमें हाईकोर्ट को भी एक पार्टी नहीं कहना चाहिए, उनको मैं एक प्रोफॉर्मा पार्टी थे हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली, तो उसमें हमने इस तरीके का काम किया। तो अब मैं जाता हूँ हमारे जो सेक्शन 89 ये सब कितने क्या है। जो सेक्शन 89 हमारा है, जिसको बदलने की बात हो रही थी, वो 89, 92A और 93 तीन का ही हो रहा था। लेकिन मैं और जो सेक्शन है ऑफेंसेस से रिलेटेड उनकी बात करूंगा। सेक्शन 89 जो है उसमें पनिशमेंट है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयरिन अंडर। इस एक्ट के तहत जो प्रावधान है एक्ट्स में, जैसे एडमिशन में रिजर्वेशन है, जॉब में रिजर्वेशन है, एक्सेसिबल 5 साल के अंदर करना है हर बिल्डिंग को, वेबसाइट एक्सेसिबल होनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने बनानी है, उसको स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के साथ रजिस्टर करना है, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर हर एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट में अपॉइंट होना है, स्कीम्स बनानी है, रिजर्वेशन इन अलग अलग जितने पूरे प्रावधानों को अगर मैं कहूँ तो हर प्रावधान, एक तो ये प्रावधान हो गए डायरेक्ट इन दी एक्ट, दूसरा ये है कि इसके तहत हमने रूल बनाए, एक्ट के तहत आरपीडब्ल्यूडी के तहत जो रूल बनाए, जैसे आरपीडब्ल्यूडी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हर स्टेट के रूल हैं। देन कोई रेगुलेशंस बन सकते हैं, या जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने रिजर्वेशन कैसे होगा, रोस्टर कैसे बनेगा, वो नियम बना दिए। उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए पनिशमेंट 89 के तहत है। तो मतलब ये हो गया कि हर प्रावधान पर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और उसके तहत जो रूल रेगुलेशन या इंस्ट्रक्शन निकाले गए हैं, उनका उल्लंघन अगर कोई करता है तो उनको पनिशमेंट होगा। पहले पनिशमेंट के लिए 10,000 रुपये होगा, अगर दोबारा करते हैं तो 50,000 से कम पनिशमेंट, फाइन नहीं लगेगा। इसमें केवल फाइन है, कोई जेल वेल नहीं है। और वो 50,000 के अलावा वो 5 लाख तक भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 90 है। सेक्शन 90 में बोलते हैं कि ये ऑफेंस जो कंपनीज करती है, अगर कोई कंपनी ये ऑफेंस करती है,
इनका उल्लंघन करती है इस एक्ट के प्रावधानों का या नियमों का, तो वो कंपनी का जो डायरेक्टर उस समय जिसमें ये ऑफेंस हुआ था, या किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को आपने ह्यूमिलिएट किया, कुछ किया, डिस्क्रिमिनेट किया, तो उसको, उस डायरेक्टर को, उस जो भी अधिकारी है, मैनेजर को फाइन होगा। फाइन क्या होगा? 89 में जो दिया गया है जी। ये सेक्शन 90 है। सेक्शन 91 है, पनिशमेंट है अगर कोई व्यक्ति विकलांग नहीं है लेकिन विकलांग जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से अधिक डिसेबिलिटी जिनके हैं उनको पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो वो उन लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं, किसी के लिए पेंशन है तो कहीं रिजर्वेशन है, कहीं कुछ है, तो वो अगर विकलांगता नहीं होने के बावजूद उसको लेता है, फ्रॉडुलेंट करता है, फ्रॉड करता है, उससे लेता है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। इम्प्रिजनमेंट भी है, हो सकता है, फाइन भी हो सकता है 1 लाख तक, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये ठीक है। सेक्शन 92 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चर्चा में भी था। वो सेक्शन 92 है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज, मींस पर्सन विद डिसेबिलिटी जो विकलांग व्यक्ति है उसके ऊपर किसी भी किस्म की एट्रोसिटीज हों, यातनाएं हैं। अब क्या एट्रोसिटीज है? एक एट्रोसिटी को हमने 92A में बोला है, जब उसकी जो वो शब्द कैसे बोलते हैं, वो कैसे कहा गया, whoever मींस आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, whoever कोई भी इंटेंशनली होता है, गलती से हो गया, दूसरी बात इंटेंशनली इंसल्ट करे या इंटिमिडेट्स, उनको डराए धमकाए और उनका विद द इंटेंट, इस दिमाग से, इस विचार से कि उसको ह्यूमिलिएट किया जाए। दिव्यांग व्यक्ति को ह्यूमिलिएट करने के लिए कहीं भी पब्लिक प्लेस में, पब्लिक व्यू में उसको ह्यूमिलिएट करे, तो इसके लिए एक तो ये फाइन है और एट्रोसिटी है। दूसरी 92B में है, अगर किसी विकलांग व्यक्ति को कोई असॉल्ट करता है, मारपीट करता है, फोर्स यूज करता है और उसको इंसल्ट करता है और उसको ये इंटेंशन से करता है कि उसको डिसऑनर करता है, या किसी महिला दिव्यांग जो है उनको उनकी मॉडेस्टी को आउटरेज करता है। तो तीसरा है सी में, 92C में, कोई व्यक्ति किसके ऊपर कंट्रोल है, किसी का बच्चा हो सकता है, किसी का पेरेंट हो सकते हैं, किसी का गार्जियन, किसी के लिए आपने नियुक्त कर लिया नेशनल ट्रस्ट एक्ट में, वो हो सकता है, उसको खाना पीना न दे, ये एट्रोसिटी है। नेक्स्ट है डी में है, कोई बच्चा, फीमेल बच्ची या महिला का विद डिसेबिलिटी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं या किसी के लिम्ब को, किसी को आर्टिफिशियल लिम्ब हो या वैसा लिम्ब हो या उसके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तोड़ता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, किसी ठीक ठाक बच्चे को या व्यक्ति के हाथ पैर को तोड़ देते हैं, भीख मंगवाते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसी तरह से कोई लिम्ब को डैमेज कर दे या कुछ करे, या कोई मेडिकल प्रोसीजर जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने वो अलाउ कर दिया, ये सब चीज़, ये करीब 5 चीज़ें हैं जो एट्रोसिटीज़ में आती हैं। और वो एट्रोसिटीज़ में जो आते हैं उसके लिए जो फाइन जो है, इसमें इम्प्रिजनमेंट है, इसमें बोलते हैं 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन भी हो सकता है जी, अगर कोई ऐसा प्रूव हो गया। ये हो गया। फिर 93 में क्या बोलते हैं? 93 में है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन। मीन्स अगर मान लिया स्टेट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर या किसी अथॉरिटी ने, से ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है मान लिया डिपार्टमेंट में है, उसने कोई इंफॉर्मेशन मांगी किसी डिपार्टमेंट से, किसी ऑफिसर से, किसी सेक्शन से, वो नहीं दिया, तो उसके लिए, जैसे आप आरटीआई में लोग इंफॉर्मेशन मांगते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो 1 महीने के अंदर नहीं दिया तो फाइन पड़ता है 250 रुपया। इसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई अथॉरिटी, इसमें यह है कोई डिपार्टमेंट न दे, कोई कोर्ट न दे, कोई भी दे, उसको जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा 25,000 रुपया हर ऑफेंस के लिए, हर बार अगर आप नहीं देंगे तो वो 25,000 रुपये का फाइन है कम से कम।
और अगर वो बार बार नहीं देता है, आपने ऑर्डर कर दिया जल्दी दो, दे नहीं दिया, इतने दिन के अंदर दो, नहीं दिया, तो उसको जो है वो हर दिन रोज के लिए पर डे 1000 रुपीज का फाइन उसमें होगा। तो दो सेक्शन 89 में और 93 में फाइन है, 92 में फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट है। नाउ ये ठीक है, ये तो हो गया हमारे एक्ट में पनिशमेंट के प्रावधान है। दूसरा एक सेक्शन 94 को भी मैं बोलूंगा कि सेक्शन 94 ये है कि अगर कोई भी कोर्ट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको पनिश करना है, उसका ट्रायल करना है, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक तो ये है, उसके बिना कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है इस ऑफेंस, इस एक्ट के तहत ऑफेंस की, ठीक है। और दूसरा ये है, एक सेक्शन 95 भी इंपॉर्टेंट है, आई रहा है तो बात कर दूं, तो उसमें यह है कि ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट का प्रावधान। ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट का प्रावधान ये है कि मान लिया किसी को चीट कर दिया, किसी को पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई नुकसान पहुंचा, एट्रोसिटी कर दी, वो एट्रोसिटी के लिए हमारे पास CRPC में, IPC में भी प्रावधान है पनिशमेंट का। जिस भी में मेरे PWD एक्ट में, RPWD एक्ट में ज़्यादा पनिशमेंट है तो वो लगेगा, उधर ज़्यादा पनिशमेंट है तो वो लगेगा, ये इसमें प्रावधान है। तो आइडिया ये है कि भाई जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को अगर आपने कोई नुकसान पहुंचाया है या एक्ट का उल्लंघन किया है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देने का इंटेंशन इस एक्ट में है। ये आपने बहुत डिटेल में बताया, बहुत अच्छे से बताया आपने 90 to 95, क्योंकि 89 और 92 और 93 की बात हो रही थी, लेकिन 92 को भी आपने डिफाइन किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ये तो मुझे लगता है तमाम लिस्टर्स को समझ आ गया होगा। जब इस एक्ट को अभी अमेंड बताना चाहूंगा जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो सब चीज मैंने बता दिया, ये कैसे होगा कि इसका ये भी है, ये ऑफेंस हो गया इस RPWD के तहत, तो लोग जिसने ये ऑफेंडर को कैसे पनिशमेंट होगा, कैसे ट्रायल होगा, वो भी मैं बताना चाहूँगा। ये ऐसा है, मान लिया ये ऑफेंस हो गया या नॉन कॉम्प्लायंस हो गया RPWD एक्ट के प्रावधानों का या रूल का, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक है कि मान लिया किसी ने किसी को गाली करी, मारपीट कर दी, कुछ कर दी, क्या करेगा व्यक्ति? सीधे पुलिस के पास जाएगा, पुलिस थाने में FIR करवाएगा। FIR करने के बाद में वो पुलिस वाला अपना उसको इन्वेस्टिगेट या इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट को पुलिस में दायर कर दिया, कोर्ट में दायर कर दिया, बिकॉज कोर्ट स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट में दायर कर देगा। उसके बाद वो ट्रायल हो, बाद में अगर पनिशमेंट हो गया, नहीं होगा वो डिपेंड करता है। अगर मान लिया पनिशमेंट हो गया तो फिर जो दिव्यांग व्यक्ति है उसका काम केस क्लोज हो गया। अब उसको फाइन लगेगा, तो फाइन कहाँ जमा होगा ये अभी क्लियर नहीं है, दिव्यांग व्यक्ति को तो नहीं मिलेगा, लिखा नहीं है, ठीक है, ये अभी रूल नियमावली होनी है। तो लेकिन उसको जिसको फाइन पड़ा, जिसको इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर हुआ, उसको हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जो भी एक हमारी ये तो है ही, किसी भी केस में जा सकता है। ये हो गया प्रेजेंट, एक तो ये रूट हो गया। दूसरा रूट ये है, मान लिया किसी ने रिजर्वेशन, किसी डिपार्टमेंट ने रिजर्वेशन नहीं किया, या किसी ने इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी नहीं बनाए, या किसी को परेशान किया, डिस्क्रिमिनेशन किया डिपार्टमेंट में या किसी कंपनी ने, तो वो विकलांग व्यक्ति जो है वो स्टेट कमिश्नर के पास या चीफ कमिश्नर के पास जाएगा, कंप्लेन करेगा। स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर एक रिकमेंडेशन करेंगे, जो चीफ कमिश्नर स्टेट कमिश्नर के रिकमेंडेशन करने का है, रिकमेंडेशन करेंगे कि इस सो एंड सो प्रावधान का उल्लंघन हो गया है, सो एंड सो डिपार्टमेंट ने किया है, जिस भी व्यक्ति ने किया है वो या तो व्यक्ति का पता चलेगा तो उसी के दौरान बताएंगे, या बोलेंगे कि भाई इस व्यक्ति का सो एंड सो ऑफिसर, सो एंड सो लेवल या जो भी है उन्होंने ऑफेंस किया है, उल्लंघन किया है, इसलिए इस व्यक्ति को आप
प्रमोट करिए, ट्रांसफर करिए, जो भी इशू है अपना रिकमेंडेशन दे देंगे। और ये है कि इसी एक्ट में कि चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर की जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन को 3 महीने के अंदर या तो इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत है तो 3 महीने के अंदर ही वो डिपार्टमेंट, वो व्यक्ति चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर को इन्फॉर्म करेंगे कि इन कारणों से ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो वो उसके बाद में, लेकिन अगर वो दोनों चीज नहीं करता, 3 महीने में जवाब नहीं देता है, तो उन्होंने उल्लंघन कर दिया, उसका भी उल्लंघन कर दिया। तो तब वो जो व्यक्ति है, दूसरे ये दिव्यांग व्यक्ति है, कंप्लेनेंट स्पेशल कोर्ट में जा सकता है कि लुक, इन्होंने ये उल्लंघन किया था, स्टेट कमिश्नर ने ये जवाब दिया था, रिकमेंडेशन करी थी, और स्टेट कमिश्नर ने की रिकमेंडेशन को इन लोगों ने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, इन्फॉर्म भी नहीं किया, इसलिए इनके खिलाफ आप प्रोसीडिंग चलाइए, ट्राई करिए और इनको फाइन करिए। ये दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका, बहुत सारे केसेस होते थे स्टेट कमिश्नर, या जैसे मेरे 50% से ज़्यादा केसेस सुओ मोटो होते थे, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या आपने रिजर्वेशन ठीक नहीं दिया, या आपका जो भी है नंबर ऑफ थिंग्स, लाइक पूरे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को हमने दिल्ली में एक बार बुला करके बोला था एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ये है, वो है, तो उनको अब मान लिया स्टेट कमिश्नर ने रिकमेंडेशन दी, वो रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उन्हें जवाब नहीं दिया, तो स्टेट कमिश्नर कैन ऑल्सो से टू द स्पेशल कोर्ट, लुक, I had given this recommendation और इसमें कुछ हुआ नहीं, you please institute cases against that, या स्टेट कमिश्नर अभी। लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोला, ये 3 तरीके के हो गए किस तरह से केस स्पेशल कोर्ट में जाएगा, स्पेशल कोर्ट में ट्राई होगा। और स्पेशल कोर्ट को अलग से इन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन स्पेशल कोर्ट को जो एग्जिस्टिंग से दिल्ली में जैसे एडिशनल सेशन जज, हर कोर्ट में, हमारा जो लोअर कोर्ट है ये स्पेशल कोर्ट माना जाएगा, लेकिन स्पेशल प्रोसिक्यूटर अभी तक अपॉइंट नहीं हुए डिस्पाइट माय ऑर्डर्स। तो अब उसमें अब ये वायलेशन सबने कर दिया है, अब वो वायलेशन को पनिश करने का ये तरीका, ये तरीके रहेंगे इसको अगर किसी को पनिश करना है तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में। अगर कंपाउंडिंग का होता तो क्या होता कि मान लिया किसी व्यक्ति को किसी बिल्डिंग में गया, वो एक्सेसिबल नहीं था, व्हीलचेयर में था, वो जाकर के कंप्लेन करता है, मुझे इतना हुआ, मेरे आने जाने में टैक्सी का खर्च क्या, ये क्या, वो क्या, अंदर मेरा काम नहीं हुआ, मैं एप्लीकेशन भर नहीं पाया, या जो भी मेरा नुकसान हुआ, मेरे 5,000 का नुकसान हो गया। अब वो कंप्लेन करता है चीफ कमिश्नर को या स्टेट कमिश्नर को, प्रोसीडिंग चलती है, प्रोसीडिंग चलने के बाद में और एक रिकमेंडेशन होती है, उनको बोलते हैं, अब दोनों अगर तैयार होते हैं कंपाउंडिंग के लिए, तो स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर कंपाउंडिंग कर दें कि ओके ठीक है भाई, इसका 5,000 रुपये का नुकसान तुमने कर दिया और इतना हर्जा खर्चा हो गया, 10,000 दो इनको, केस बंद कर देते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड जो दिव्यांग व्यक्ति है वो राजी हो। लेकिन बात प्रॉब्लम इधर ये है, बहुत आसान लग रहा है, ये जो विंडो एक नई चीज़ 95A से आ जाती, तो ये विंडो हमारी विंडो के तरीके से यूज होएगी या फिर एस्केप रूट हो जाएगा। हमको, अधिकतर लोगों को ये लगा, या मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि ये एस्केप रूट बन जाएगा, क्योंकि आज की डेट में हमारे देश में, हमारे पूरे राज्यों में स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फुल टाइम नहीं अपॉइंट हुए। काफ़ी जगहों में एप्रोप्रिएट लेवल, एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, नॉलेज, वो ड्राइव और वो जो जज्बा है, बिना उसके वो नहीं है। अपॉइंटमेंट काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, और इवन एट सेंटर वी डू नॉट हैव एट हाईएस्ट लेवल। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये व्यवस्था हम सुनिश्चित करें। लेकिन जो व्यवस्था हमारी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नियमावली बनाएं, स्पेशल कोर्ट कैसे फंक्शन करेंगे। हम क्यों नहीं ये नियम बना सकते कि विद इन
though hearing within so many months a case should be finalized in the special with this in the court of special judge special court में तुरंत होए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये शो कॉज कम हियरिंग नोटिस देता हूँ, तुरंत दे देता हूँ। जैसे स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए उधर से लॉ डिपार्टमेंट से उनके सीनियर ऑफिसर आए हियरिंग के लिए, बोला साहब एक महीने का समय दे दीजिए, हम कुछ काम चल रहा है तो 1 महीने का समय। ऐसे भाई 1 महीने का समय देने से कुछ नहीं होने वाला है। न तो एक्ट बदलेगा, न सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बदलेंगे कि वो गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब करेंगे उसको नोटिफिकेशन या फिर एलजी साहब करेंगे। इसलिए आप 10 दिन में करो। महीना देने के लिए मुझे बहुत क्लियर था कि महीना देने के बाद महीने के बाद कुछ और चीज़ हो जाएगा, ऐसी बात तो है नहीं। मुझे पता है आज क्या होना है, ये मेरा विवेक से मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए आपको मैं 1 महीने का समय नहीं दे सकता हूँ। और हमने हाई कोर्ट को भी रिक्वेस्ट कर दिया, साहब आपकी कॉन्करेंस से ये चीज़ होना है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये जो मेरा ऑर्डर है अगर 10 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं होते हैं तो इस ऑर्डर को चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए। और मेरी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस से है कि ये स्पेशल कोर्ट नियुक्त किए जाए। तो ऐसी जब व्यवस्था हमारे देश में ओवरऑल माहौल ऐसा है तो मैं अगर कंपाउंडिंग का हो सकता है लोगों के दिमाग में ये है कि वो कंपाउंडिंग वाला प्रावधान प्रॉपरली यूज होता कि नहीं होता। पहले मैं अपनी व्यवस्था को ठीक करूं। अब स्टेट कमिश्नर्स के बहुत सारे स्टेट कमिश्नर के ऑफिसेज में स्टाफ नहीं है, क्वालिफाइड पीपल नहीं है। तो ये मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ। लेकिन अभी जो व्यवस्था है, अदरवाइज ये भी एक बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी विकलांग व्यक्ति को अपने जो किसी को ह्यूमिलिएट कर दिया, किसी को ये कर दिया। अब कोई ऐसी चीज़ बोल दे, मैं तो फिर उसका कोई भी कंपेंसेशन इज नॉट इनफ, है ना। तो वो करने के लिए कितना कठिन होगा उसको। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर तुरंत अपॉइंट करवाने चाहिए, डेजिग्नेटेड कोर्ट होने चाहिए, उनके एक नियमावली होनी चाहिए। आज किसी कमिश्नर या हम लोगों को, कमिश्नर क्या, मुझे भी पता नहीं, मैं तो अपने अंदाज से बोल रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि किस तरह से ये चीज़ काम ये व्यक्ति फाइल कर सकता है एडिशनल। चलिए, और फिर मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ आपके। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं इस बीच, और मैं लिसनर से आपको बता दूं, जो पहले जो सर ने बताया था वो एग्जिस्टिंग है प्रावधान 90 to 95 का। कंपाउंडिंग से जब सर ने शुरू किया है तो कंपाउंडिंग वाली जो चीज है वो गवर्नमेंट ने प्रपोज की थी, जिसे विड्रॉल कर दिया गया है। तो जो हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे थे इस शो में, वो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, ऐसा होना। आप क्या समझते हैं इसको लेके, अपने विचार दें। लेकिन लोगों के विरोध के बाद कंपाउंडिंग को हटा दिया गया, तो अब कंपाउंडिंग वाली सिचुएशन नहीं है। अब सर कुछ मोटे मोटे सवाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। सबसे पहले जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट थी वो थी इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। जो अभी आपने हमें ऊपर बताया है उसमें आपने बताया है सेक्शन 90 कंपनीज वाला एक्ट। तो जब इन्वेस्टमेंट लानी थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना था, तो मेन तो हमें जो समझ आ रहा है एज ए लिसनर को कि 90 सेक्शन को अमेंड करना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपनीज के लिए। तो उसको क्यों बाहर रखा गया, अगर ये सारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए था? तो वो मेरे ख्याल से इसलिए था कि 90 में जो है, वो जब कोई कंपनी ऑफेंस करेगी तो ये पनिशमेंट उसको मिलेगा, वो एक कॉन्सिक्वेंशियल है। तो इसलिए उसको हम बदलते या नहीं बदलते वो उसके घेरे में वैसे आ जाता है, क्योंकि 89 में जो ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंसेस यहाँ इंडिविजुअल को लागू होंगे, वहाँ कंपनी को होंगे, वो लेते हैं, इसलिए नहीं लेके आए, उसका कोई फायदा नहीं था। ओके। दूसरा सवाल, आपने बताया, आपने हमें समझाया तीनों तरीके से कैसे केस हो सकता है, पर अब हम ये समझना चाहते हैं कि अगर स्पेशल कोर्ट ही डेजिग्नेटेड ना हो तो ट्रायल कहाँ होगा, कैसे होगा? एग्जैक्टली। तो इसीलिए मेरी अभी के केस में क्या होगा कि मान लिया कोई किसी को विकलांग व्यक्ति कोर्ट में जाए तो उनको डाल देगा कोर्ट में, सेशन कोर्ट में डाल देगा या हाई कोर्ट में जाएगा कि साहब ये नहीं हुआ है, स्पेशल कोर्ट मैं चाहता हूँ इसका ट्रायल हो, आपकी कॉन्करेंस से, हाई कोर्ट के कॉन्करेंस से होना है। तो हाई कोर्ट
देन स्टेट गवर्नमेंट को बोल के परहैप्स ये जल्दी एक्सपेडाइट किया जा सकता है इसको। अभी जाने के लिए कहीं नहीं है, जो नॉर्मल जो कोई जाता है, कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जाता है, आम व्यक्ति जाता है, वैसे ही विकलांग व्यक्ति को भी लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब एक दो और सवाल हैं। आपने कमिश्नर्स की बात की, अब सवाल ये है कि आपने 89 का जिक्र किया, कोई आरपीडी रूल्स को नहीं मानता है या नहीं करता, वो सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट ही नहीं मानती है। जैसे आपने खुद जिक्र किया कि आपने दिल्ली में डेजिग्नेट किए स्पेशल कोर्ट, लेकिन वहां पर प्रोसिक्यूशन ही नहीं है, प्रोसिक्यूटर तो अभी अपॉइंट ही नहीं हुए। हाँ, तो ये रूल्स की अवहेलना है ना। जब गवर्नमेंट ही ऐसे करेगी तब क्या हमारे पास हथियार है? हाउ कैन वी फाइट अवर केस? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने लॉ बना दिया है तो देन आई मस्ट इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन्स, ऑफिसर्स, टू पनिश देम। व्हाई नॉट? बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये था, और दूसरा मैं तो ये भी बोलता हूँ, एक मिनट दानिश, हाँ, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि मान लिया स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर जो भी हैं या जो भी इसमें उसमें है, अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे तो वो भी इसके दायरे में आ जाते हैं। एज ए स्टेट कमिश्नर अगर मैंने ये नहीं किया होता, इफ समबडी हैड कंप्लेन, यानी यू शुड हैव डन दिस, आपने 3 महीने में मेरा 3 महीने के बजाय 1 साल लगा दिया, तो मेरा तो सब कुछ ये हो गया, तो स्टेट कमिश्नर को भी पनिश किया जा सकता है। व्हाई नॉट? स्टेट कमिश्नर शुड आल्सो बी पनिश्ड। कौन करेगा? कौन करेगा? अगर मैं होता, अगर मेरे लिए कुछ हो, अगर मेरे पास बहुत समय होए, तो ऐसे सब केसेस को लेकर के हाई कोर्ट को जाऊंगा भाई। इट इज आप बताइए क्या करूं मैं? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है या जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ने तो कुछ नहीं किया है। मैंने आई हैव गॉन टू ऑल द पीपल, आई हैव गॉन टू, क्योंकि जनरली क्या होता है, मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोग पहले कहीं अपने लोकल देखते हैं, फिर उसके बाद में एमएलए के पास जाते हैं, एमएलए के पास जाते हैं, चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्रेसिडेंट, सबको लिखने के बाद मेरे बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं, जो सभी जो तंत्र है हमारा देश का, उसको जाने के बाद मेरे पास आए। एंड फिर उसके वजह से एक्सेसिबिलिटी वाला है और व्यक्ति के घुटने से नीचे पैर नहीं है, वकील है, हाथ नहीं है, व्हीलचेयर में है, उस आदमी की कोई सुनता नहीं। तो वैसा केस अगर मेरे पास आ जाए तो मैं तो फिर बोलूंगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है सबको आप पनिश करो भाई, क्यों ना करो? क्यों सुप्रीम कोर्ट करे, हाई कोर्ट करे, क्यों ना करे? क्योंकि जो हायर कोर्ट है वो तो जी कंप्लीट करें। हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट अगर न करे या लोअर कोर्ट आप नहीं बनाए हैं, क्यों नहीं हायर कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले? बिल्कुल। और इसमें इतने साल क्यों लगाए? मैं तो बोलता है जितने भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड केसेस मेरे पास जो मैंने देखे हैं, मैंने 10 दिन 15 दिन पेंशन वाला केस मैंने बहुत, जितने भी पेंशन वाले डिले के केस मेरे आते थे, मैंने कहा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कीपिंग दिस केस अलाइव फॉर मोर देन ए मंथ, मोर देन 20 डेज। मैंने तो केवल ऑर्डर ही करना है, मैंने तो केवल रिकमेंडेशन ही देना है, उसको बार बार उससे जवाब क्या देना है? तो ये सब ऐसी कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई ऐसे केस जाए, हाई कोर्ट में भी कोई ऐसे केस जाए, इनको तो चुटकियों में खत्म कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा ओबियस है आपने किया। हाँ, यस, नेचुरल जस्टिस, ये वो सब, मैं उन चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता है ऐसे केसेस में। एग्जैक्टली सर, अब एक लिसनर का सवाल ये था कि हमें कैसे पता चले कि हमारा जो केस है वो स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास जाएगा या सीसीपीडी के पास जाएगा? आपको ये पता चलेगा कि अगर आपका केस स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, से फॉर एग्जांपल पंजाब, आप चंडीगढ़ में मान लिया पंजाब है, पंजाब के कोई टीचर हैं, पंजाब के कोई टीचर हैं, तो वो पंजाब के टीचर, विकलांग टीचर जो हैं, वो उनका ट्रांसफर से रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड है, पे से रिलेटेड है या प्रमोशन से रिलेटेड है, वो पंजाब गवर्नमेंट करेगी, स्टेट कमिश्नर। अगर उनका ये है कि साहब रेलवे, पंजाब के हैं तो टीचर पंजाब के, पंजाब गवर्नमेंट के, लेकिन उनको रेलवे में गए थे, रेलवे स्टेशन में गए, वहाँ पे कोई दिक्कत करी,
कोई क्लर्क ने दिक्कत किया, या ट्रेन में उनको रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ थी, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ थी, बैंक के एटीएम में गए, वहाँ प्रॉब्लम थी, या ये एनटीपीसी के दफ्तर में गए, या कोई इंडियन ऑयल के दफ्तर में गए, या कोई अब सेंट्रल गवर्नमेंट के उपक्रम के दफ्तर में गए, वहाँ पे कोई इशू है तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ कमिश्नर के पास जाना है। जी, ये आपने बहुत है, कोई बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगता कि हम केस करें कहाँ पे। ये होना भाई, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी, अब सवाल ये है कि आपने बहुत सारी चीजें बताई, अब हमें कैसे पता लगे कि किस स्टेट में ये जो स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड हो गए हैं, हमें किससे मिलना है? ये तो आपने बता दिया कि एडिशनल सिविल जज है कि उसके पास आप जा सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पे आपने बताया कि जहाँ कोर्ट डेजिग्नेटेड नहीं है, वहां हमें जैसे आम लोग जाते हैं वैसे ही जाना पड़ेगा। तो सवाल सर ये है, जब एक स्टेट, अभी तो बहुत सारी स्टेट ने रूल्स भी नहीं दाखिल किए, रूल्स भी नहीं फॉर्म किए, अभी भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, तो जब इतना रोबस्ट एक्ट है तो इसको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो इसका क्या प्रावधान है? इसको हम कैसे, क्या इसको भी हम सिर्फ हाई कोर्ट में ही लेके जा सकते हैं कि भाई बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं? दो तरीके हैं। एक तो यह है कि उधर के जो सेक्रेटरी हैं उनको रिप्रेजेंटेशन करें, एक ग्रुप में करें कि भाई अभी तक ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, और ये नहीं हुआ, चूंकि ये नहीं हुआ तो स्वयं सो डिपार्टमेंट ने नहीं किया, उसके जो शीर्ष अधिकारी हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और रिस्पॉन्सिबल होंगे मीन्स ये वायलेशन हो गया तो पनिशमेंट के ये होंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप तुरंत इसको करिए। अगर नहीं करते हैं उनको टाइम देना चाहिए। जैसे मैं किसको बोलूं कि भाई मुझे आप 10 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2-3 चीज़ें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोविड-19 की वजह से मैंने कुछ चीज़ें टेकअप करी हैं। गवर्नमेंट को ये बोला है कि जो 1000 रुपये का एक्स ग्रेशिया अमाउंट है आपने सबको दिया है ना, तो दिव्यांग व्यक्तियों को सेक्शन 24-25 के तहत आपको 25% कम से कम हायर अमाउंट देना चाहिए। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? मान लिया विडो को दे रहे हैं, विडो विकलांग है, या ओल्डर पर्सन को दे रहे हैं, ओल्डर पर्सन विकलांग है, तो आप उनको 25% एक्स्ट्रा देना, कम से कम देना चाहिए। वो दे क्यों नहीं रहे? वो हमने लिखा है यही। दूसरा चीज़, पूरा देश में आप डिसएग्रीगेटेड डेटा, हालांकि मिनिस्ट्री ने सब लिख दिया है कि भाई ये कोविड से कितने दिव्यांग व्यक्ति हैं, कितने दिव्यांग व्यक्ति अफेक्टेड हुए हैं, उसका डेटा भी तो हमारे पास हो। इसी तरह से हमने बोला एनजीओज हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में जो कोविड की और जो डोनेशंस पे डिपेंड करते हैं कंपनी से, इंडिविजुअल से। अब लोगों के पास पैसा आ नहीं रहा है, अपनी वो एनजीओ जो है बंद होने के कगार में आ रहे हैं। वो एनजीओज बहुत सारे बच्चों को या विकलांग व्यक्तियों को सर्विसेज देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिग्निटी उनकी अदरवाइज जीरो हो जाएगी, हर व्यक्ति को भीख मांगना पड़ेगा उनको। तो उनके लिए हमने बोला कि एक पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज आपने सबके लिए बना दिया, तो इनके लिए भी प्लीज बनाइए। मैंने लिखा है, खुद लिखा है। तो ये सब चीज़ अगर मान लिया जवाब नहीं आता है, मैं दो रिमाइंडर दे चुका हूँ, नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, आई डोंट नो। तो ठीक। हाँ जी, 1-2 सवाल और सर लेते हैं। ये आप तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इतना पैशन है डिसेबिलिटी को लेके, तो ये अगर चीज़ें आ जाएं और आप नॉन डिसेबल्ड हैं, ये पैशन अगर सिविल सोसाइटी में आ जाए हमारे साथ मिलके, तो आई थिंक सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। द पॉइंट इज वी लैक पैशन एंड स्पिरिट इन द पीपल हु आर वर्किंग फॉर द डिसेबल्ड, पर्टिकुलरली इन द गवर्नमेंट सेक्टर। सर, अब सवाल ये है मेरा कि बहुत सारे 2 चीज़ें, एक तो आपसे मैं पर्सनल सवाल है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट करिएगा, अगर आपकी इच्छा ना हो तो नहीं, बिल्कुल। एक तो सवाल ये है कि लोगों का ये कहना है कि सीसीपीडी और डिसेबिलिटी कमिश्नर सिर्फ रेकमेंड कर सकता है, तो कोई बाउंड नहीं है उनके ऑर्डर को मानने के, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। दूसरा जो मेरा पर्सनल सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसे होता है जब आप स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर है, कुछ आप बड़े लोगों के खिलाफ ऑर्डर निकालते हैं, तो गवर्नमेंट का भी प्रेशर आता है, उससे भी हर्डल क्रिएट होती है? देखिए, मुझे हमेशा मेरे 30-40 साल गवर्नमेंट में एज ए सिविल सर्वेंट काम किया, अलग अलग मंत्रालयों में किया, और आखिर में मैं ये डिसेबिलिटी सेक्टर में पिछले 20 साल से किया है।
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नंबर एक, जो पहला आपने सवाल कहा कि भाई ये रिकमेंडेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो रिकमेंडेटरी अथॉरिटीज़ ही है, ये कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप ये करो ही, नंबर एक। लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात यह है कि आपकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना है 3 महीने के अंदर वाला जो प्रावधान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे एक बाउंड हो जाता है जो अथॉरिटी है, और दूसरा कोई व्यक्ति जो कोई अथॉरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट अगर नहीं कर पाती है तो उन्होंने नहीं करने के कारण देने पड़ेंगे। अब आप ये देखिए, अगर स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर काफ़ी कम्पिटेंट हैं, उनका जो ऑर्डर है वो बहुत ही रीजनड है, बहुत ही तथ्यों के आधार पे है और नियमानुसार है, बहुत ही फोर्सफुल है, तो उसमें मना करना इतना आसान नहीं होगा। क्यों? अगर वो मना करते हैं कि ये नहीं हो सकता इम्प्लीमेंट, तो अगला चुप तो नहीं बैठेगा, वो जाएगा हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट देखेगी कि स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ने इतना सही ऑर्डर दे रखा है, तो उनको बहुत बड़ी लताड़ पड़ेगी। मेरा ऑलरेडी ये दिल्ली में 2-3 केसेस हो चुके हैं। पीपल जो डिपार्टमेंट है हाई कोर्ट गए, या कोई इवन कंप्लेनेंट हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बोला नथिंग डूइंग, स्टेट कमिश्नर ने जो ऑर्डर किया है उसको इम्प्लीमेंट करो आप। क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर बहुत ही कम्पिटेंट होने चाहिए, बहुत ही पैशनेट होने चाहिए, और उनको किसी एक डिसेबिलिटी के अंदर में भी किसी एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को का चीज़ दिमाग में रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 21 डिसेबिलिटी में मेरे लिए सब बराबर है, तो ऐसा व्यक्ति को हमें, और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना कठिन नहीं है। जी जी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा सवाल क्या था आपका? प्रेशर आपके ऊपर दबाव आया कभी? मेरे ऊपर ये डिपेंड करता है आपकी छवि क्या है, आपके कार्यशैली कैसे। इसलिए मैं कह रहा था, मुझे 40 साल के दौरान में किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं शिपिंग में काम किया है, डिफेंस में किया है, होम एनएसजी में किया है, और मुझे ऐसा, या इधर पे मुझे ऐसा कोई दबाव नहीं पड़ा। जब दबाव पड़ा उसको हमने बड़ी अपने तरीके से उसको हैंडल किया। मुझे एक बार मिनिस्टर ने बुला लिया था, एक मिनिस्टर साहब थे, नाम लेने का कोई पता नहीं, उन्होंने बोला था सो एंड सो का एडमिशन कराने के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जा करके करवाइए। ऐसे देखिए साहब, इसमें जो उनके पीएस ने हमको बोला, ठीक है, वो एक आईपीएस अफसर थे, तो नेचुरली मुझसे काफ़ी जूनियर थे, तो लेकिन उनकी पावर तो ज़्यादा है, मिनिस्टर के हैं। तो उन्होंने बोला मिनिस्टर साहब ने आपको, तो हमने बोला देखिए, क्योंकि मैं 7 लोग हैं जिनको एडमिशन मिलना है, ये एमबीबीएस का एडमिशन का केस था जब मैं डिप्टी चीफ कमिश्नर था। तो हमने कहा ये एडमिशन के लिए मैं केवल इसके लिए नहीं जाऊंगा, सबके लिए जाऊंगा, और वीसी से मैं करवा नहीं सकता है, इसलिए मैं वीसी के बाद नहीं जाऊंगा, मैं चिट्ठी लिखूंगा तुरंत। तो वो चिट्ठी हमने तुरंत ऑलरेडी लिख चुका। तो फिर जब हमने ऐसा कहा तो दूसरे दिन उनने पेशी लगा दी। उन्होंने ये भी बोला अगर मिनिस्टर की बात, मिनिस्टर के जो डायरेक्शन है उसकी ये हाल है, तो आप क्या काम करते होंगे डिसेबल्ड लोगों के लिए। ऐसे जो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आपको अभी इतनी नौकरी नहीं हुई है, मेरी नौकरी काफ़ी दिनों। तो इस तरह से हमने बात किया। दूसरे दिन हमको मिनिस्टर साहब ने बुलाया, और मिनिस्टर साहब जो थे स्टेट मिनिस्टर थे वो, और वो मिनिस्टर साहब कहीं टूर से आ रहे थे, उनकी गाड़ी नहीं पहुंची जब तक मैं उधर था। तो ऊपर वाला टेक्स केयर, दिस माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है ना। और इसके अलावा एक आध बार जब मैं कभी मॉनिटरिंग के लिए गया था, मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स है ना, जो एक चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर ये भी ड्यूटी है कि जो फंड गवर्नमेंट विकलांग व्यक्तियों के लिए खर्च करती है उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है कि जिस पर्पज के लिए दिया था उस पर्पज के लिए हुआ कि नहीं हुआ, खर्च हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे मिसयूज भी तो होता है ना, सब जानते हैं हम लोग। बिल्कुल। और जब मैं जाता था, मैं खुद जाता था, मैं अम्बाला भी गया हूँ, आपके इधर भी गया, उधर पटना, ये वो सब। जब मैं कहीं गया था जिनको 1 करोड़ रुपया दिया था एडी में, उनके वहाँ गया तो मुझे मंत्री साहब उस समय के, अब मैं बताऊंगा किस समय के मंत्री थे, वो मंत्री जी के वहाँ से हमारे पास टेलीफोन आया। तो नहीं, चीफ कमिश्नर के पास टेलीफोन आया कि मिस्टर धारियाल को आप बताइए भाई वो उधर इतना ज्यादा वो न करें, ये न करें। तो चीफ कमिश्नर ने उनको बताया, तो धारियाल साहब को मैं नहीं बता सकता कुछ। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे बिहेव करते हैं। आता तो है, कोई प्रेशर, चैलेंजिंग तो है, हाँ, मतलब चैलेंजिंग तो है कहीं नहीं। नो, आई डोंट बिलीव इन दिस।
कोई चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग मेरी ड्यूटी इसलिए, जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के ओथ ली थी, ठीक है ना, एज ए सिविल सर्वेंट आई विल डू दिस, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखूंगा। वो प्राइम मिनिस्टर है कि प्रेसिडेंट है, आई विल नॉट केयर फॉर एनीवन, आई विल केयर फॉर द सर ऐसा तो होता ना, हर कोई तो आपकी तरह स्टैंड नहीं कर सकता ना, करना चाहिए। नो बिल्कुल। अरे साहब, यही मैं बोला, करना चाहिए, कोई भी करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो दे हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अब मान लिया क्या होगा, मुझे शिफ्ट कर देंगे ना, मुझे डिप्टी चीफ कमिश्नर हटा करके मेरे डिपार्टमेंट में भेज देते, यही होता है ना, या मुझे यहाँ से कोई ट्रांसफर कर दे। जब मैं ड्यूटी में आता हूँ, आर्मी में अगर जाता हूँ तो मुझे पता है मैं बॉर्डर में जाना पड़ सकता है। तो मेरा बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें कोई का प्रेशर वाले का कोई दिक्कत नहीं है। ये प्योरली ब्यूरोक्रेट जो भी हम लोग काम करते हैं उनकी कमी है। अगर मैं अपना स्टैंड, इफ आई टेक माई स्टैंड, इट इज माई ड्यूटी, मुझे कौन क्या कर सकता है बताओ आप। अगर मैं चोरी न करूं, कोई चकारी न करूं, मैं कोई गलत काम न करूं, तो मुझे कौन क्या कर सकता है। आप जितनी चार्जशीट बनाते रहो, चार्जशीट ही बनाओगे ना, पेपर खाली खराब करोगे। बिल्कुल। तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल सर, एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मेरे शो में भी सीसीपीडी साहब ने खुद कहा था कि आप अपना जो केस है वो एक्सेसिबल मोड में दे सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। आप अपनी आपको जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको हर तरह की सुविधा है कि आप चाहे आप एक पेपर पे लिख के हमें भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए, तो हम केस को एंटरटेन करेंगे। ये बात कर रहा हूँ मैं एक्सेसिबिलिटी पे, और खास तौर पे जिनसे हमें उम्मीद रहती है सीसीपीडी और स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर से। अब बहुत बार ऐसा है कि इवन ऑन द रिकॉर्ड कहने के बाद भी बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आई कि हमें मना कर दिया गया कि हम ईमेल पे केस नहीं लेंगे। एक दूसरा, बहुत सारे डिसेबिलिटी कमिश्नर्स और सीसीपीडी आज भी इनएक्सेसिबल फॉर्मेट में अपनी जजमेंट्स डिलीवर करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो हमें संरक्षण जिन्होंने देना है, जो हम जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, जब वही एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे और इन चीजों को नहीं करेंगे, तो उसमें हमारे पास क्या विकल्प है और इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या हम ईमेल से केस कर सकते हैं या नहीं? और एक छोटी सी चीज और मैं जोड़ दूं, इतने डिसेबिलिटी कमिश्नर्स हैं हमारे पास और पहले भी हुए हैं, सीसीपीडी भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं। हर स्टेट के डिसेबिलिटी कमिश्नर्स की कोई डिटेल नहीं है वेबसाइट के ऊपर कि कौन सी स्टेट में कौन सा डिसेबिलिटी कमिश्नर है, उनकी ईमेल क्या है, कि हमें पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को कि उनकी स्टेट में डिसेबिलिटी कमिश्नर का चार्ज किसके पास है या कौन है और उनकी ईमेल क्या है। और लैंडलाइन फोन चलते ही नहीं है, बंदा इतना हरास हो जाता है वो केस ही नहीं करता। इस सारे संज्ञान को कैसे देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पहला सवाल कि ईमेल में हम कंप्लेन कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये प्योरली चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर का डिस्क्रिशन है, क्योंकि एक रूल जो स्टेट का रूल और सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसमें ये दिया गया कि किस तरह से किसी ने कंप्लेन करनी है। कंप्लेन करने का एक तरीका लिखा है कि भाई कंप्लेन करेगा, जो अपोजिट पार्टी है उसका नाम लिखेगा, क्या प्रॉब्लम है वो लिखेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की कॉपी देगा, ये सब चीज़ डिटेल उसमें लिखे हैं। इसलिए नियम को फॉलो, अगर कोई एकदम नियम के अनुसार काम करना हो करेगा कोई तो उसको ईमेल का मना कर सकता है नियम के अनुसार। इसीलिए मैंने शुरुआत ये करी कि औपचारिकता और ये सब चीज़ों को अगर आप रखेंगे तो विकलांग व्यक्तियों का भला हो नहीं सकता है। कितने हमारे विकलांग 70% जो विकलांग है वो गांव में रहते हैं और अधिकतर लोग केवल एजुकेशन उनकी इतनी कम है कि वो लिख नहीं सकते, कैसे करेंगे? तो मैं ईमेल हो या टेलीफोन हो उसमें लेने का क्योंकि सोमोटो लेने का एक प्रावधान मेरे पास है, तो आई थिंक मेरा अपना कहना यह है कि स्ट्रिक्टली गोइंग बाय रूल ए पर्सन विल हैव टू फाइल ए कंप्लेंट। लेकिन अगर मैं ये लूँ कि जो पावर सोमोटो पावर आपको दी है सोमोटो केस लेने की बिना कंप्लेन की, तो उसको अगर किसी का ईमेल भी आ जाता है तो आई थिंक स्टेट कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर आर बाउंड टू टेक अप दैट केस। जो भी आपने इंक्वायरी करनी है, जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लेना ले लीजिए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट हैविंग ए स्टेट कमिश्नर और द चीफ कमिश्नर। मेरा अपना व्यू ये है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत सारी औपचारिकताएं और ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए।
अब रही बात एक्सेसिबिलिटी की, तो एक्सेसिबल आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इनएक्सेसिबल कोई भी कागज़, कोई भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट में नहीं होना चाहिए। ये एक वायलेशन है, जैसे इसलिए मैं कह रहा था इवन चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर, एवरीबडी इज लायबल टू बी पनिश्ड। नंबर 2, नंबर 3, वेबसाइट का जहाँ सवाल है, मेरे जब से शुरू से काफ़ी साल हो गए, 10-15 साल पहले से हम बोल रहे हैं हर स्टेट कमिश्नर का वेबसाइट होना चाहिए, और स्टेट कमिश्नर के ऑफिस को स्ट्रेंथन करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के थ्रू स्टेट कमिश्नर हमारी रिकमेंडेशन के बाद कुछ पैसा भी दिया गया कि इनके ऑफिस को कुछ स्ट्रक्चर करें, कुछ सपोर्ट करें, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। उसके लिए पैसा भी अगर स्टेट कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहे तो ले सकता था। अभी भी शायद स्कीम हो ही है, चाहे खैर ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, स्टेट कमिश्नर के ऑफिस को क्यों नहीं सब कुछ दिया जाए। तो अगर स्टेट कमिश्नर ये नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा ये है, क्या कहते हैं, ऑफेंस है। जैसे दिल्ली का स्टेट कमिश्नर, ऑफकोर्स मैंने दिल्ली में तो ये किया था, स्टेट चीफ कमिश्नर का ऑफिस जो वेबसाइट भी हमने एक्सेसिबल बनाई थी शुरू से, और बल्कि वो मुझे फ्री में बनानी पड़ी क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा सैंक्शन 30-35 लाख नहीं हुआ। मैं अपने पैसे से ट्रेवल करके याहू से मैंने किया। अगर चीफ कमिश्नर की पुरानी वेबसाइट आप देखेंगे, नीचे याहू लिखा हुआ है। केवल इसके लिए याहू ने फ्री में चीफ कमिश्नर की वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाया था। और ऑर्डर जो है कोई कठिन नहीं है बस। इनफैक्ट जो दिल्ली के स्टेट कमिश्नर के ऑर्डर्स को एक्सेसिबल फॉर्मेट में वेबसाइट में डालने के लिए मैंने कितने लोगों का, मिस्टर दीपेंद्र मनोचा का मैंने हेल्प लिया, रंजन वर्मा का लिया, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनेजा साहब हैं, प्रोफेसर अनेजा, उनकी हेल्प ली, अपने लोगों को ट्रेन किया, एक्सेसिबल बनाया। मैंने कहा बिना एक्सेसिबिलिटी के मैं बिल्कुल कुछ नहीं डाल सकते। तो ये करना है, डेफिनेटली ये एक्सेसिबल होना चाहिए, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। हम तो कहते हैं कि एमएसजेई में एक कॉलम में डाल दे सारे डिसेबिलिटी कमिश्नर्स की डिटेल, कहीं तो हो। लेकिन मेरे जमाने में तो ऐसा होता, जब हम लोग थे, जब चीफ कमिश्नर, जब मैं उधर था, तो स्टेट कमिश्नर का लिस्ट उसमें तुरंत अपडेट करते थे कि जैसे ही कहीं चेंज हुआ ना, स्टेट गवर्नमेंट में चेंज होता है, एडिशनल चार्ज मिलता है, तो उसका डिटेल आता है चीफ कमिश्नर को। अब उधर से आ रहा है कि नहीं आ रही मुझे मालूम नहीं है, तो उन्हें तुरंत अपडेट करना चाहिए जी। वो करने का सिस्टम था। हमारे वहाँ भी ये भी है, चीफ कमिश्नर के वहाँ भी और दिल्ली के कमिश्नर का भी केस नंबर का भी कोड दिया है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा टाइम से रिलेटेड है, तो एक स्पेसिफिक कोड है उसका, तो आपको ये पता चल जाएगा। मेरे पास एजुकेशन दिल्ली में मैं बता सकता हूँ आपको कि टोटल केसेस मेरे कितने आए, उसमें से कितने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कितने एजुकेशन से रिलेटेड है, कितने एट्रोसिटीज से है, सब आपको डिटेल मिलेगा। ऐसी चीफ कमिश्नर के वहां भी मिलेगा, क्योंकि उनको नंबर ही ऐसे दिए गए हैं। जी, आई थिंक हमारा शो काफी लंबा हो गया, लेकिन बहुत लंबा सवाल ही इतने हैं, आप बहुत देर बाद हमें टाइम देते हैं, तो लेकिन बहुत सारी चीजों को आपने सॉल्व किया। सिर्फ लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा मैं कि अभी ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स को विड्रॉ कर लिया गया है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? आपको क्या लगता है कि अगर वो होता कुछ तो प्रॉब्लम होती, या आपका व्यू क्या है ओवरऑल? देखो, मैं तो पहले प्रिज्यूम कोई भी नहीं करता, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ हर चीज़ के लिए। अगर ये विड्रॉ कर लिया है तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि हमारा जो सिस्टम है अभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। अभी मेरे पास कोई चीज़ सिस्टम इन प्लेस नहीं है, क्योंकि जैसे फुल टाइम कमिश्नरी हैं, स्टेट कमिश्नरी हैं, वो 10-15 साल पहले जितने 10-15 लोग होते थे, 10-15 स्टेट्स में होते, तो आज भी होते ही हैं। तो आई मीन आज भी मेरे पास ऐसा नहीं है, तो इसलिए उसके लिए प्रोबेबली द सिस्टम वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस। अगर हमारे वहाँ सोसाइटी है, जनरल माहौल है, जैसे आपने बोला लोग शुद्ध सेंसिटिविटी इतनी है, अभी अवेयरनेस ही इतनी कम है, अवेयरनेस ही एक्ट के बारे में इतनी कम है अमंग द पीपल विद डिसेबिलिटी, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, अदर स्टेक होल्डर्स, सबको इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है इसको काफ़ी ये करना था। दूसरा, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वो उसकी इच्छा से होगा बोल रहे हैं, हम तो
क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी होती है, मेरे सामने जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो आते हैं उनकी स्थिति तो ऐसी होती है, इतने गरीब होते हैं, इतने ये होते हैं, उनको डिग्निटी या अपने जो एक आत्मसम्मान या ये सब चीज़ें वो बोलते हैं आप ये सब चीज़ बातें मत करो, मुझे 2 जून की रोटी मेरी जो 2,000 रुपये पेंशन मिलता है वो दिला सकते कि नहीं दिला सकते हो आप? घिसट के आदमी आता है, उसको कहाँ इसकी पड़ी है? तो वो सब चीज़ उसके लिए हम तैयार नहीं है अभी उस चीज़ के लिए। लेकिन आ भी जाता तो फिर उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर करने का एक तरीका होता है। उसका कंडीशन मेरी यही रहती कि भाई आप इसको लेके तो आएँ, लेकिन आप ये सुनिश्चित करें कि तो कॉम्पिटेंट व्यक्तियों को आप स्टेट कमिश्नर बनाएंगे, हर जगह स्टेट कमिश्नर करेंगे, अपॉइंट करेंगे, फुल टाइम होगा, स्टेट गवर्नमेंट से आप ये अंडरटेकिंग लेंगे और देन आप उसमें ये भी करेंगे तो ये स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी वो कंपाउंडिंग हो वो विकलांग व्यक्ति के इंटरेस्ट में हो, नहीं तो वो दे विल बी अकाउंटेबल, दे विल बी टेकन टू टास्क। दैट इज 2। नंबर 3 ये है कि जब ये आदमी आएगा तो जो कंपाउंडिंग के लिए आएगा तो उसके लिए वो प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। कोई एनजीओ आए, कोई तीसरा व्यक्ति आए, वो उससे कोई कुछ नहीं हो सकता है। ये केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर की कि कंपाउंडिंग में जो उसका कंसेंट है वो बिना किसी दबाव के हुआ है और वो जो निर्णय आप दे रहे हैं, जो कंपाउंडिंग का जो इनका इसमें सुलहनामा हो रहा है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के इसमें हो। नंबर 3, स्टेट कमिश्नर ही केवल कॉम्पिटेंट नहीं, स्टेट कमिश्नर्स और चीफ कमिश्नर के वहाँ सफिशिएंट ऑफिसर्स एंड स्टाफ विद एडिक्वेट क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। आप इनकम्पिटेंट व्यक्तियों को उधर रख देंगे तो क्या फायदा है जी। ये शर्तें जब आप पूरी कर लेंगे तो तब ठीक है, अदरवाइज नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट और एजुकेशनल शो है ये एंड आई थिंक एवरीबडी मस्ट लिसन दिस एंड शेयर दिस विद द अदर फ्रेंड्स और इन द सर्कल, ताकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से एजुकेट हो सकें और क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये देर सवेर हमारी ज़िंदगी में काम आएंगी अगर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। एक लास्ट में एक मेरे ये है कि बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि जैसे अलग अलग जो विषय है ना, जैसे एजुकेशन में कभी एक प्रोग्राम करें, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या इश्यूज आ रहे हैं, कभी इस तरह के ना एम्प्लॉयमेंट में करें, एड्स एंड अप्लायंसेज में करें, तो कभी इस तरह भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एम सो मच। एब्सोल्युटली यस, हम बिल्कुल सीरीज इसके ऊपर सीरीज करेंगे। तो ऐसा करते हैं, महीने में एक शो आपके साथ रखते हैं अलग अलग टॉपिक पे, ताकि एक्ट के हिसाब से क्या क्या उसमें है, तो उस पे हम बिल्कुल शुरू करेंगे लिसनर्स के लिए सीरीज। थैंक यू सो मच सर। हाँ, ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।